मिर्गी ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या और साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे जरूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर गोविंद माधव, टीएम न्यूरोलॉजी, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस क्लिनिक, भरतू रोड, रांची, झारखंड से। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद माधव है। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। फिलहाल रांची में सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज में कार्यरत। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे और सबसे पहले डॉक्टर आपसे मेरा सवाल है कि आखिरकार ये मिर्गी होती क्या है? जिस तरह से किसी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एबनॉर्मल करंट फ्लो होने लगेंगे, शॉर्ट सर्किट के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। उसी प्रकार से हमारा दिमाग की जो मस्तिष्क की जितनी भी प्रणाली है वो बिजली पे चलती है और उसके किसी भी सर्किट में अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसके नतीजे के रूप में हमारे शरीर पे जो प्रभाव पड़ते हैं उसे मिर्गी कहते हैं। निर्भर ये करता है कि दिमाग के किस हिस्से में शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर समझ लो कि हमारे जो दिमाग के पीछे का हिस्सा है, जो हमारे देखने के लिए जरूरी होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो तो किसी को अजीबोगरीब सी चीजें दिखाई दे सकती हैं। यह भी एक मिर्गी का रूप है। हमारे हाथ पैर के मूवमेंट वाला जो हिस्सा है, अगर वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हाथ पैर में झटके आने लग जाते हैं, आंखें ऊपर की तरफ होने लग जाती है, मुंह में झाग होने लग जाते हैं, तो वह भी एक तरह का मिर्गी है। या हमारे यादाश्त वाले एरिया जैसे टेम्पोरल लोब में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हो सकता है कि आदमी को अजीब गरीब से सपने आने लगे, वहम होने लगे, कुछ चीजें दिखाई देने लगे, हेलुसिनेशन होने लगे, तो यह भी एक मिर्गी का रूप है। तो हमें मूल रूप से यह समझना है कि दिमाग के सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट, एबनॉर्मल करंट के डिस्चार्ज होने से जो लक्षण होते हैं वह मिर्गी के दौरे कहे जाते हैं। डॉक्टर, मिर्गी के कारण क्या कुछ हो सकते हैं, जरा आप दर्शकों को बताएं। मिर्गी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। निर्भर ये करता है कि ऐसा कोई भी कारण जो हमारे दिमाग के नसों के साथ छेड़छाड़ करे वो मिर्गी का कारण बन सकता है। ये कारण या तो आनुवांशिक हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक रूप से ही उनके न्यूरॉन्स के सर्किट में कोई खराबी हो जिसकी वजह से उन्हें मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या फिर वो एक्वायर्ड हो सकते हैं, मतलब बाद के जीवन में कभी कोई चोट लग जाना, या पेट का कोई कीड़ा दिमाग में पहुंच जाना, या टीबी की गांठ का बन जाना, ब्रेन में कहीं पे लकवा के बाद ब्लड का रिसाव हो जाना, या कोई पुराना दाग रह जाना, या कभी कभी दवाइयों के ओवरडोज या अंडरडोजिंग की वजह से भी मिर्गी के दौरे आते हैं। सबसे मुख्य कारण अगर कहा जाए अभी के समय में कि अगर मान लो मेरे पास 100 मरीज मिर्गी के आते हैं, उसमें से 10 से 15 तो ऐसे होते हैं जो नशे की हालत में मिर्गी उन्हें होती है, मतलब ज्यादा मात्रा में शराब या और कोई नशीली वस्तु का सेवन करने उसकी वजह से दौरे आते हैं। अगले जो 10 हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें जो भारत में अगर देखा जाए तो दिमाग में कोई गांठ बन जाती है जो अमूमन पेट का कीड़ा या दिमाग का कीड़ा, जो टीबी का कीड़ा ब्रेन में चला जाए और उसकी वजह से मिर्गी के दौरे आते हैं। उसके अलावा फिर दिमागी बुखार का हो जाना, चोट लगना, ये सारे मुख्य कारण हैं मिर्गी। मिर्गी के सिम्टम्स क्या हैं और इनको कैसे पहचाना जा सकता है? जी अभी हमने इसके बारे में बात की कि मतलब जैसे कि जो मोस्ट कॉमन टाइप का, जो सबसे अधिकतर मात्रा में पाया जाने वाला मिर्गी का दौरा है, जिसमें कि शरीर के किसी हिस्से में झटके का बार बार आना, इसलिए ग्रामीण लैंग्वेज में इसे कभी कभी सिर्फ झटके की बीमारी भी कही जाती है। अमूमन जैसे कि इसमें 3 स्टेज हो सकते हैं, जैसे हाथ पर अचानक से अकड़ने लगे जिसे टोनिक पोस्चरिंग कहते हैं, या बीच में इस तरह का झटका आने लगे जिसे क्लोनिक मूवमेंट कहते हैं, और कभी कभी टोनिक क्लोनिक, मतलब दोनों साथ में, कभी अकड़ेगा भी और कभी झटका भी मारेगा। तो अक्सर घर वाले ऐसे करके बताते हैं कि ऐसे हाथ ऐसे ऐसे टाइट हुआ और फिर इस तरह के झटके आने लगे, फिर गर्दन एक तरफ मुड़ने लगी और आंख ऊपर की तरफ जाने लगी और मुंह से झाग आने लगे। तो यह सबसे कॉमन टाइप का सिम्टम है। तो अगर किसी को इस तरह के सिम्टम बार बार आ रहे हो तो यह एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तो इस लक्षण से हम लोग पहचानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मिर्गी के मरीज में सिर्फ इस तरह के मोटर मूवमेंट ही आए। कभी कभी थोड़ी देर के लिए आदमी का ऐसे ही बेहोश हो जाना, या इन झटकों के बाद बेहोश हो जाना, या कभी कभी किसी तरह की आवाजें सुनाई देना, या बॉडी में एबनॉर्मल सेंसेशन का होना, ये सब भी मिर्गी के लक्षण हो सकते हैं। तो जरूरी है कि उस जो मिर्गी के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे मिलकर के इन लक्षणों की पड़ताल की जाए, अच्छी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और जांच के बाद मिर्गी की पहचान की जाए और समय पर उनका इलाज किया जाए। मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे जरूरी चीज है कि उसमें मिर्गी के पेशेंट की एक्यूरेट हिस्ट्री ली जाए कि दरअसल उन्हें होता क्या है।
कोई भी ऐसी शारीरिक घटना जो बार बार एक ही तरीके से हो, थोड़ी देर के लिए हो, उसे मिर्गी समझा जा सकता है। जैसे कि हाथ में कहीं पे बार बार झटके का आना, या फिर अचानक से कुछ अजीब गरीब सी आवाज आना या आवाज चला जाना, या हाथ पैर में कहीं पे एक ही तरह का सेंसेशन या एबनॉर्मल सेंसेशन बार बार होना, ये सारे लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी संभावना बनती है, शक हमारा तब होता है कि यह मिर्गी है जब इस तरह के लक्षण मिले। लक्षण के बाद हम उनके दिमाग की जांच करेंगे, जैसे हिस्ट्री के बाद हम एमआरआई या सीटी स्कैन, मुख्यतः एमआरआई ही कराया जाता है, और ईईजी। तो ईईजी, एमआरआई प्लस क्लिनिकल हिस्ट्री, ये तीनों को मिलाकर के हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी मरीज को मिर्गी की बीमारी है या नहीं है, और तत्पश्चात हम उसके बाद उसके कारणों की पड़ताल करते हैं और फिर इलाज शुरू करते हैं। क्या मिर्गी का उपचार उपलब्ध है? मिर्गी में दो तरह की दवाइयां दी जाती है। एक तो अगर जब कभी भी किसी को मिर्गी का अटैक आ रहा हो तो तुरंत उस मिर्गी के दौरे को कम करने के लिए या रोक देने के लिए कुछ दवाइयां होती हैं, जिसमें कि इंजेक्टेबल्स होते हैं। आजकल नेजल स्प्रे का भी प्रयोग होता है। हालांकि अधिकतर दौरे खुद ब खुद 1 या 2 मिनट में खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो उस दौरान मरीज के आदमी को या उनके आसपास वालों को यह हिदायत दी जाती है कि उस दौरान बस चुपचाप मरीज को करवट करके छोड़ दें, ताकि मुंह में जो लार वगैरह बन रहा हो वो बाहर निकल जाए, फेफड़े में, गले की नली से होते हुए फेफड़े में जाकर के न फंसे, नहीं तो सांस की नली रुकने का डर होता है। यह बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुराने जमाने में अक्सर इस दौरान लोग ऐसे करते थे कि मुंह में उंगली डाल देते थे, या कुछ उनके जूते सुंघाते थे, या कुछ चप्पल वप्पल मुंह में डालने लग जाते थे। ऐसा बिल्कुल ना करें। उद्देश्य ये होता होगा इस अंधविश्वास के पीछे कि पुराने जमाने में जब कोई अगर रोड पे किसी को मिर्गी का दौरा आ गया तो उसके चप्पल वहीं आसपास पड़े रहते होंगे। हमारा प्रयास ये रहता है कि दांत बार बार अगर कटकटा रहे हो तो उसके बीच में जीभ आकर के कट न जाए, इसलिए दोनों दांतों के बीच में कोई कड़ी चीज डाल दो ताकि उसके जीभ टंग बाइट से बच सके। अगर इमरजेंसी मान लो सड़क पे किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उसके आसपास उसके चप्पल मान लो किसी को मिला और उसने चप्पल उसके दांतों के बीच में फंसा दी, तो उसे टंग बाइट से तो बच गया, लेकिन जो बाकी बाईस्टैंडर्स थे उनको ऐसा लगा कि शायद चप्पल नाक के पास ले जाने से उनके मिर्गी का दौरा रुक गया, और इस तरह से एक अंधविश्वास का जन्म हुआ कि जूते सुंघाने से मिर्गी रुक जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसा करने से तो नुकसान ही होगा। हम कुछ नहीं करें तो बस करवट लिटा करके छोड़ दें तो उस समय तो मिर्गी का दौरा रुक जाएगा। बाद में प्रॉपर पड़ताल की जाएगी कि आखिर मिर्गी का दौरा हुआ तो क्यों हुआ। अगर मिर्गी का दौरा जिस कारण से होगा उस कारण का इलाज किया जाएगा। उसके अलावा बार बार मिर्गी का दौरा ना आए उसके लिए एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस होते हैं। तो हमारे पास अब तो बहुत तरह की मिर्गी की दवाइयां उपलब्ध हैं जिनके मिनिमम साइड इफेक्ट्स होते हैं, और लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि इन दवाइयों के क्या साइड इफेक्ट होंगे। तो आपके इस माध्यम से हम लोगों को ये बता दें कि ये दवाइयां अगर जीवन भर भी सेवन की जाए तो उनके नगण्य साइड इफेक्ट होते हैं। कम से कम उतने तो जरूर कम होते हैं कि जितने नुकसान मिर्गी पहुंचाएगी उससे बहुत कम नुकसान ये दवाइयां पहुंचाएंगी। तो 3 लेवल पर हमने बात की। एक तो जिसमें मिर्गी का दौरा आ रहा है उस समय क्या करें, और भविष्य में दौरे ना आए उसके लिए कारण की पड़ताल करें, उसका इलाज करें, और साथ के साथ मिर्गी के दौरे बार बार ना आए तो मिर्गी की दवाई भी साथ में दें। एपिलेप्सी से जुड़ी लोगों के बीच क्या कोई कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मिर्गी इस तरह के लक्षण आते हैं कि अक्सर लोगों को लगता है कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि भूत प्रेत का प्रकोप है। इसके पीछे 2 अवधारणा हो सकती है, क्योंकि मिर्गी के दौरे एक निश्चित अंतराल पे नहीं आते। अधिकतर मरीज में हो सकता है कि कभी महीने में एक आध बार, या साल में एक आध बार, या 2-3 साल में एक आध बार आए। तो लोगों को अक्सर लगता है कि शायद किसी भूत प्रेत का या प्रकोप रहा हो, या किसी बुरी साया का प्रकोप रहा है जिसकी वजह से ऐसे लक्षण आए हैं। तो यह तो सबसे बड़ी भ्रांति है, और लोग अक्सर कुछ झाड़ फूक का सहारा लेते हैं जिससे कि हो सकता है कुछ दिन तक उनके मिर्गी के दौरे ना आए, जबकि ऐसा नहीं है। तो मिर्गी एक बीमारी है जिसमें भूत प्रेत और अंधविश्वास का कोई लेना देना नहीं है। दिमाग के किसी हिस्से में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये लक्षण होते हैं, और ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। नंबर 2 भ्रांति ये होती है कि मिर्गी लाइलाज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे 70 से 80% लोग 2 से 3 साल की दवाइयां खा के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक मतलब मैं क्योर शब्द का भी प्रयोग करूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब जीवन में उनको दोबारा दौरे नहीं आने की संभावना होती है। 10 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहा जाता है। रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी मतलब जिसमें दवाइयां उतनी कामगार नहीं होती हैं कि जड़ से उनको मिटा सके। ऐसा अक्सर जेनेटिक एपिलेप्सी में होता है, या ब्रेन में कुछ हिस्से अगर परमानेंट डैमेज हो गए हो जहां से कि एबनॉर्मल करंट डिस्चार्ज होते रहते हो,
उनमें बार बार ऐसे लक्षण आने की संभावना होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मरीजों के पास कोई उम्मीद नहीं बची है, वे बहुत निराश हो जाएं। इनके लिए भी दवाइयों से एटलीस्ट मिर्गी की फ्रीक्वेंसी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मान लो बिना दवाई के उनके जीवन में महीने में 3-4 दौरे आ रहे हो, तो अच्छी दवाइयों के साथ हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि उन्हें साल में एक आध ही दौरे आए, तो इससे काफी कुछ उनके जीवन में सुधार हो सकता है। सोचिए एक आदमी जो हमेशा डर में बिताता हो कि पता नहीं कहीं पे भी जाए उसे दौरे आ जाए, तो वो अपना ख्याल किस तरह से रख पाए। ऐसे इंसान अक्सर अकेले यात्रा करने से घबराते हैं, सड़क पार करने में घबराते हैं, ड्राइविंग करना उनके लिए रिस्क होता है, छत के किनारे जाए तो गिर जाने का खतरा होता है, नदी तालाब कुएं के पास गिर के जान जाने का खतरा रहता है। तो ऐसे लोग भी अगर दवाई लें, तो हम 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिनमें यह परिस्थिति होती है, लेकिन ये लोग भी दवाइयों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और समाज और परिवार में उनका जो रोल है उस रोल को निभा सकते हैं, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरी भ्रांति यह है कि कहीं मिर्गी के मरीजों के साथ रहने से उनके साथ वालों को तो मिर्गी की बीमारी नहीं हो जाएगी। अगर ये बात में कोई सच्चाई होती तो सबसे ज्यादा मिर्गी के दौरे तो डॉक्टरों को ही आते, क्योंकि सबसे ज्यादा मिर्गी के मरीज के साथ उस समय वे लोग ही बताते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे पास तो इतने मरीज आते हैं, हमें तो मिर्गी का दौरा नहीं हुआ, ना ही किसी हॉस्पिटल स्टाफ का हुआ। तो मिर्गी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो मिर्गी के मरीज के साथ ना तो कोई छुआछूत का बर्ताव करें, क्योंकि अगर हम छुआछूत का बर्ताव करेंगे तो बहुत बार लोग छुपा लेते हैं, अपने लक्षणों को ठीक से नहीं बताते हैं और नतीजा उसके कई सारे दुष्परिणाम होते हैं। चौथी बात, लोगों के मन में भ्रांति होती है कि अक्सर किसी लड़की को मिर्गी की बीमारी है तो अक्सर उनके घर वाले आते हैं कि प्लीज आप हमें ऐसा पर्ची बना दीजिए जिसमें कहीं नहीं लिखा हुआ हो कि इसकी मिर्गी की बीमारी है, नहीं तो इसकी शादी में समस्या आ जाएगी। और ऐसी कोई दवाई बताइए जिसमें कि मिर्गी का नाम न लिखा हो, ताकि हम छुपा के उनको दवाई दे सकें विटामिन बता के। तो इस भ्रांति को भी मिटाना बहुत जरूरी है कि अगर किसी लड़की को अगर मिर्गी की बीमारी है तो इससे उसके होने वाले बच्चे पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुश्किल से 0.1% ऐसी मिर्गी की बीमारियां होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, जो कि मां से बच्चे में होने की संभावना होती है। मतलब ऐसा मान लो कि 0.1 से भी कम प्रतिशत ऐसे लोगों का होता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि मिर्गी की जो बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, उन दवाइयों में से कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कि बच्चे पर, गर्भ में अगर कोई बच्चा पल रहा हो तो उस पे कोई उसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो ऐसे केस में यह किया जाता है कि अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी प्लान कर रही हो, अगर उन्हें फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करना हो, तो उसके पहले अपनी दवाइयों में अपने डॉक्टर से मिलकर के यह सुनिश्चित करा लें कि हम ऐसी दवाइयां चूज करें जिस दवाई का बच्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। और ऐसी दवाइयां उपलब्ध हैं जिनका कि हम प्रयोग करके आराम से उनके नॉर्मल प्रेगनेंसी के प्रोसेस को अरेंज कर सकते हैं और उसके बाद फिर से वापस चाहे तो पुरानी दवाई पे आएंगे अगर वो ज्यादा प्रभावी रहा हो, या अभी जो दवाई चल रही है उस पर कंडीशन स्टेबल हो तो इस पे चल सकते हैं। तो यह 3-4 भ्रांतियां हैं जिसे जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आप लोगों का रोल काफी अहम हो जाता है कि इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचे कि ना तो मिर्गी भूत प्रेत की बीमारी है, ना तो मिर्गी छुआछूत की बीमारी है, ना तो मिर्गी लाइलाज है और ना ही मिर्गी मां से बच्चे को होता है। तो ये 4 भ्रांतियों को मिटाने की बिल्कुल आवश्यकता है। मिर्गी के मरीज की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इस पर क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी जरूरत है जो मिर्गी के मरीज के साथ रहते हैं। पहली बात तो यह कि जब मिर्गी का दौरा आए उस समय क्या करना चाहिए। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया कि उस समय मरीज को जहां कहीं भी हो एक सीधी सपाट सतह पे करवट के बल लिटा दें। उन्हें मुंह से कुछ भी न दें, पानी भी नहीं, क्योंकि उस समय आदमी बेहोशी की अवस्था में है और उस समय वह पानी भी उसके फेफड़े में जाकर के जहर का काम कर सकता है। दूसरी बात, हाथ पैर में झटके आ रहे हैं तो उन्हें पकड़ने की कोशिश न करें। आपके पकड़ने से वो रुकने वाले नहीं है। मुश्किल से आधे मिनट या 1 से 2 मिनट के अंदर वो झटके खुद ब खुद रुक जाएंगे, बल्कि आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हाथ पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए। तीसरी बात, थोड़ी देर के बाद वो इंसान नॉर्मल धीरे धीरे अपनी होश में आ जाता है। अगर 1 से 2 मिनट के बाद भी दौरे नहीं रुकते हैं तो नजदीकी अस्पताल में ले जाएं, या अगर आपके डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि एक नेजल स्प्रे हमेशा उनकी पॉकेट में रहेगी, उस नेजल स्प्रे को नाक में आप तत्काल दे सकते हैं। एक तो हुई बात कि जब दौरा आ रहा हो। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि जो मिर्गी के मरीज हैं उनका यह ध्यान रखना कि वो अपनी दवाइयां निश्चित समय पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अक्सर
ऐसा होता है कि लोग अपनी दवाइयां कहीं जाते समय भूल जाते हैं, किसी कारण से डोज मिस हो जाती है और उनको बीच में दौरे आ जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह भी ध्यान रखना है कि वो नशे की लत में तो नहीं लग रहे हैं, उनसे उनको रोकथाम करना है। चौथा, उनकी नींद पूरी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अक्सर मिर्गी के मरीज दवाइयां लेते हैं लेकिन बीच में फिर से उनको मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। उसका कारण अक्सर होता है कि वो अपनी नींद अगर सही तरीके से नहीं ले पाए, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी ना करें, तो स्लीप विथड्रॉल के स्टेट में मिर्गी के दौरे दोबारा पड़ने की संभावना होती है। तो इन सब चीजों का घर वालों को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है ताकि उन्हें उनके जीवन को एक सुचारू रूप से सतत प्रक्रिया से चलाया जा सके। क्या टेंशन स्ट्रेस में भी मिर्गी हो सकती है क्या? जी, टेंशन या स्ट्रेस की वजह से एपिलेप्सी पैदा तो नहीं होती है, लेकिन जिन्हें पहले से ही एपिलेप्सी की बीमारी है, तो स्ट्रेस के माहौल में हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर डिसरेगुलेट हो जाते हैं, अनियंत्रित हो जाते हैं, और उस अवस्था में दवाइयों की जो सक्षमता है, जो इफिकेसी है, वो प्रभावित होती है। हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि सीजर थ्रेशोल्ड, मतलब मिर्गी आने की जो प्रबल संभावना है, वो बढ़ जाती है। दवाइयों का असर कम हो जाता है, वो कम प्रभावी हो जाती है और मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। हालांकि एक और बात ध्यान रखने की है कि कभी-कभी स्ट्रेस या एक्सट्रीम डिप्रेशन की अवस्था में मिर्गी से मिलते जुलते मिर्गी के जैसे दिखने वाले लक्षण मरीजों में हो जाते हैं, जिन्हें अक्सर मिर्गी समझ लिया जाता है और मिर्गी की दवाइयां दी जाती हैं, जबकि ये दरअसल ट्रू मिर्गी या सत्य का सच्चा मिर्गी न होकर के मिर्गी के जैसा दिखने वाला सूडो सीजर यानी छद्म मिर्गी का रूप होता है। तो इसे एक प्रॉपर जांच के द्वारा, वीडियो ईईजी के द्वारा, अच्छी हिस्ट्री के द्वारा, या कभी-कभी इंडक्शन या सजेस्टिबिलिटी, जो हिप्नोटिज्म या सम्मोहन का एक तरीका है, जो मनोवैज्ञानिक तरीका है, उसे अपना करके उसकी जांच की जाती है और उस दौरान लोगों को ये सही इलाज उपलब्ध कराया जाता है। क्योंकि इनमें मान लो कि उनके पीछे डिप्रेशन है या किस तरह की जो परेशानी है, उसको दूर करने से इस तरह के दौरे कम हो जाते हैं। तो ये सही चीज जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें सही के मिर्गी है या छद्म मिर्गी है, और उन्हें फिर ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयां या फिर इलाज लेना ही पड़ता है? इसी सवाल के डर से लोग अक्सर डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते हैं। जैसे बीपी या शुगर, ये भी लोगों के मन में एक इनर्सिया है, एक रिजिडिटी है, एक डर होता है कि नहीं, एक बार हम दवाई शुरू कर दें तो जीवन भर दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी। कमोबेश यही स्थिति मिर्गी के साथ भी लोगों को होती है कि एक बार अगर हम दवाई शुरू कर दें तो जीवन भर दवाई लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि बिना दवाई के ही कुछ परहेज से, कुछ योगा, मेडिटेशन, साधना या कुछ ऐसा जंतर मंतर आप कर दीजिए कि हमें दवाइयों से मुक्ति मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकतर दौरे, मतलब अगर हम अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के अनुभव की बात करें तो 70 से 80% मिर्गी के मरीज ऐसे आते हैं जिनमें अगर प्रॉपर दवाइयां चलें, सही मात्रा में, सही समय पर, सही तरह की मिर्गी की दवाई चले और मरीज दवाइयों के साथ 2 से 3 साल तक मिर्गी के दौरे से मुक्त रहें, तो धीरे धीरे करके उनकी दवाइयां हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। क्या मिर्गी वाले पेशेंट्स भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं क्या डॉक्टर? जिन लोगों को एपिलेप्सी है, जिस दौरान उन्हें दौरा आता है उसी दौरान उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। उसके बाद तो उन्हें देखकर रोड पे चलते किसी भी आदमी को बता पाना मुश्किल होगा कि फला आदमी को मिर्गी है या नहीं। एक अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि एपिलेप्सी का प्रेवलेंस, यानी हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉपुलेशन में कितने लोगों को एपिलेप्सी है, तो यह 1% है। यानी हर 100 में से एक आदमी को पूरे जीवन में कभी न कभी एक मिर्गी का दौरा आया हुआ होता है। क्या हम जानते हैं? हमें नहीं पता होता। जब तक लोग ना बताएं तब तक तो पता ही नहीं चलता। यानी ऐसे सारे लोग अपना सारा काम जीवन भर नॉर्मल तरीके से कर रहे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट जो मिर्गी की सिम्टम लेकर के आते हैं, उनमें से कई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, कई जुडिशियरी में है, कोई आर्मी में है, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है। वह अपना जॉब नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं। तो जितने हाई इफिकेसी वाले, जहां पर कि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस करना, प्रेशर है, वहां पे रहते हुए भी लोग अगर अपना जीवन नॉर्मल तरीके से जी पा रहे हैं, तो आम आदमी को तो ये डर और ये भ्रम पालने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हमें मिर्गी हो गया तो हम बाकी काम नहीं कर पाएंगे। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि उन लोगों, मेरे इस पेशेंट को मिर्गी है, लेकिन इस उदाहरण से लोगों को समझने में यह राहत मिलेगी, ये सुविधा होगी कि जब इस तरह के पोस्ट पर भी लोग मिर्गी की बीमारी के साथ अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं,
तो साधारण आदमी क्यों नहीं कर सकता है? हाँ, रेगुलेशन या रूल्स या हमारे संविधान में इस तरह का प्रावधान है कानून में कि अगर आपको मिर्गी की बीमारी है तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे अगर गलती से उस दौरान आप काम करते समय आपको मिर्गी का दौरा आ गया तो उससे दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर हैं और आपको उस दौरान अगर मिर्गी का दौरा हो गया तो आपके साथ साथ बाकी लोगों की जान को भी खतरा है। इसीलिए अगर जिनका मिर्गी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, उन्हें ड्राइविंग की परमिशन नहीं है, वे तैराकी वाले काम नहीं कर सकते हैं, लाइक पायलट या नेवी का काम नहीं कर सकते हैं, तैरने वाला काम नहीं कर सकते। ऐसे 2-3 काम है जहां पर कि मिर्गी के मरीजों को नहीं जाना चाहिए। उनके अलावा जीवन में वो बाकी सारे काम एक नॉर्मल इंसान की तरह ही कर सकते हैं। एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? तो हमारा यह संदेश रहेगा कि एपिलेप्सी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, एपिलेप्सी छुआछूत की बीमारी नहीं है, एपिलेप्सी का इलाज बिल्कुल संभव है, एपिलेप्सी मां से बच्चों में नहीं फैलता है, एपिलेप्सी की दवाई जीवन भर खाने की जरूरत नहीं है, एपिलेप्सी के दवाइयों के कोई खतरनाक दुष्प्रभाव नहीं है, बशर्ते कि वो सही तरीके से लिए जाएं। झाड़ फूक और अंधविश्वास से एपिलेप्सी को न जोड़ें। उनसे बचने के लिए नीम हकीम और उल्टे पटे तरीके न अपनाएं। अगर आप मेडिटेशन या योगा करते हैं तो ऐसी कुछ योगा की पद्धतियां हैं जो मिर्गी को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि खास करके जहां की हाइपर वेंटिलेशन या जल्दी जल्दी सांस लेने वाले जो एक्सरसाइज होते हैं वो हमारे ब्रेन में कैल्शियम की मात्रा को कम करते हैं और उस दौरान मिर्गी की दौरे आ सकते हैं। तो जो मिर्गी के मरीज हैं वो ऐसे मेडिटेशन या योगा ना करें या करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो हम कॉमन सिम्टम के लिए ओवर द काउंटर यूज कर लेते हैं। इनमें से कुछ दवाइयां भी मिर्गी के दौरे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उन दवाइयों से बचने की कोशिश करें या वो दवाइयां सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर आप मिर्गी के मरीज हैं और मिर्गी की दवाइयां खा रहे हैं तो। और हमारे मार्केट में, समाज में कई तरह की भ्रांतियां और भ्रामक दावे भी पेश किए जाते हैं कि इस नुस्खे से मिर्गी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। यह नुस्खे अक्सर लोगों को गुमराह करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे किसी भी नुस्खे को अपनाने से पहले उनकी वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल जरूर कर लें कि ये नुस्खे सही में वैज्ञानिक पद्धति से मिर्गी को कम करते हैं या नहीं करते हैं, अन्यथा ये आपके जान को जोखिम में डाल सकते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखें और अभी हमने जो बात की है, इस बात से आपने जो भी सीखा है वो अपने आसपास के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, तभी इस एपिलेप्सी डे यानी विश्व मिर्गी दिवस का उद्देश्य सफल हो पाएगा और दुनिया में जितने भी मिर्गी के मरीज हैं उन्हें हम बेहतर जीवन देने में सफल हो पाएंगे। डॉक्टर, आपका इन अहम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से जरूर फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। धन्यवाद।